नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करें पेपर नंबर 1 के, हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसको हम खंडवा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक उद्विकास की परिभाषा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले एक बार और जान लीजिएगा कि पहले प्रश्न पत्र का नाम है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत। क्या है? शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि डार्विन के उद्विकास सिद्धांत को स्पेंसर ने समाज पर लागू किया। कैसा किया? समाज पर लागू किया और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कैसा किया? सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्पेंसर के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि समाज का उद्विकास भी सरलता से जटिलता, अभिन्नता से भिन्नता तथा असंबद्धता से संबद्धता की ओर हुआ है। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे प्रारंभ में व्यक्ति अकेला था, धीरे धीरे परिवार अस्तित्व में आया और परिवारों के सम्मिलन से समाज बना। ठीक है, पहले क्या बताते हैं कि पहले मनुष्य अकेले रहता था, फिर धीरे धीरे एक परिवार बना, दो चार लोगों को इकट्ठा करके एक परिवार बना, फिर दो चार परिवारों को इकट्ठा करके एक समाज बना। ठीक है, आगे आप लिखेंगे समाज में धीरे धीरे सजातीयता समाप्त होने लगी, भिन्नता बढ़ी। ठीक है, क्या होने लगी? सजातीयता समाप्त होने लगी, एक दूसरे को बराबर के भाव से देखना जो है बंद होने लगा, अलग भाव से देखते थे। ठीक है, वहां पे भिन्नताएं बढ़ रही थी। चलिए आगे आप लिखेंगे और जटिलता में वृद्धि हुई। आगे आप लिखेंगे स्पेंसर के मतानुसार सामाजिक उद्विकास के दौरान व्यक्तियों एवं समूहों में संघर्ष भी चलता रहा। कैसा रहा? जब आपका सामाजिक उद्विकास हुआ उस दौरान देखें तो उस समय व्यक्तियों और समूहों में संघर्ष चलता रहा। ठीक है, वहां पे आपस में बातें होती रहती थी। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक क्रिया से क्या तात्पर्य है। आपका क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन की वस्तु माना है। कैसा माना है? केंद्रीय अध्ययन की वस्तु माना है। आगे आप लिखेंगे मैक्स वेबर के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा भी है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी सामाजिक क्रिया गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत कर सके। कौन कहते हैं आपके? तो ये आपके मैक्स वेबर जी कहते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस प्रकार स्पष्ट है कि वेबर सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। कौन मानते हैं आपके? तो वेबर जी सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र का क्या मान लेते हैं? अध्ययन मान लेते हैं। सामाजिक क्रिया मतलब ये हुआ कि समाज से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको हम सामाजिक क्रिया कह देते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे आप लिखेंगे समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं प्रकृति की जानकारी सामाजिक क्रिया के अभाव में संभव नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि सामाजिक क्रियाएं क्या हैं, तब तक आप समाजशास्त्र का क्षेत्र और प्रकृति निर्धारित नहीं कर सकते हैं, उनका निर्धारण कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आप लिखेंगे कि सामाजिक क्रिया के संबंध में मैक्स वेबर ने लिखा भी है। क्या लिखा है? कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। मतलब कह रहे हैं कि यह केवल जो क्रिया केवल एक व्यक्ति तक शामिल रहेगी वो कभी सामाजिक क्रिया नहीं बन सकती है। कोई ऐसी क्रिया जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है उसको तो प्रभावित करे ही, साथ ही साथ अदर लोगों को भी प्रभावित करे, एक दो चार लोगों को और भी प्रभावित करे, उसको हम सामाजिक क्रिया के श्रेणी में लेकर के आएंगे। कौन कहते हैं आपके? तो मैक्स वेबर महोदय जी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे स्पष्ट है कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित हो। ठीक है, मतलब केवल एक व्यक्ति तक सीमित ना रहे, दूसरे व्यक्ति भी उससे प्रभावित हो रहे हों। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही तो फटाफट वीडियो को कहने की जरूरत नहीं है, लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, जिससे हमको भी पता चलता है कि जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है नहीं हो रही है। तो ये
कॉमन सी बात है। 2 मिनट लगेगा, वीडियो चलते रहने दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए सर वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा गड़बड़ है, सर थोड़ा कम समझ में आया, जो कुछ भी आप बता सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? चलिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आदर्श प्रारूप की विशेषताएं बतानी है आपको। किसके बारे में बताना है? आदर्श प्रारूप के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि वेबर ने आदर्श प्रारूप की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। जो आपकी पहली विशेषता है वो यहाँ पे बताई गई है कि आदर्श प्रारूप का प्रयोग निर्माणकर्ता द्वारा क्रिया के एक विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? एक विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए किया जाता है, जो कि वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। जो किस प्रकार का नहीं होता है? वैज्ञानिक भी नहीं होगा और वस्तुनिष्ठ दोनों भी प्रकार का नहीं होगा। उसमें व्यक्तिगत अर्थ सम्मिलित होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत अर्थ, इंडिविजुअल जो है मीनिंग वहां पे ली जाती है। चलिए, दूसरी विशेषता जो बताई गई वो बताई गई है कि आदर्श प्रारूप सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं करता। क्या करता है? सभी सारी चीज़ों का विश्लेषण या फिर वर्णन वो एक्सप्लेन नहीं करता है, वरन किसी सामाजिक व्यवहार या घटना के महत्वपूर्ण पक्षों की व्याख्या या निर्वाचन करता है। क्या करता है? किसी सामाजिक व्यवहार या घटना के महत्वपूर्ण जो पक्ष होते हैं उन्हीं की वो व्याख्या भी करता है और उन्हीं का निर्वाचन भी करता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तीसरी विशेषता बताई गई है कि इसका प्रयोग ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। किसके लिए किया जाना चाहिए? जो हमारी ऐतिहासिक समस्याएं रही हैं उनके लिए, या उनके अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जो है हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? आदर्श प्रारूप का। ठीक है, कोई भी आदर्श प्रारूप अंतिम नहीं है, कोई भी आदर्श प्रारूप आखिरी इंड नहीं होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे घटनाओं के परिवर्तन के साथ साथ आदर्श प्रारूप भी बदलते रहते हैं। जैसे जैसे घटनाओं में परिवर्तन आता है और आदर्श प्रारूप आपके उसी के साथ क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चलिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नौकरशाही की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैक्स वेबर ने नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख यहाँ पे किया है। पहली, यहाँ पे नियमों की प्रधानता होती है। नियमों की प्रधानता मतलब ये हुआ कि एक टाइम बता दिया जाएगा, आपको 9 बजे आना है तो आपको 9 बजे ही आना है। 2 बजे इंट्रोल होगा तो आप 2 ही बजे खाना खा सकते हैं। तो नियम यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। फ़ोन नहीं यूज कर सकते हो, कोई भी चीज़ खा नहीं सकते ऑफिस में बैठ के, तो ये यहाँ पे आप नियमों में बंधे रहते हैं। दूसरा यहाँ पे बताया गया है स्पष्ट एवं निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। मतलब जिस काम के लिए आपको बुलाया जाएगा आपको वही करना रहेगा। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, भी आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए अगर मुझे बुलाया गया तो मैं केवल पढ़ाऊंगा ही, बेकार की चीज़ों में नहीं फंसने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो काम वगैरह आपके स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें एक भर्ती पद्धति होती है। भर्ती पद्धति में ये होता है कि आपकी जो है योग्यता वगैरह देखी जाएगी कि किस चीज़ के लिए। भर्ती पद्धति का मतलब ये हुआ, मान लीजिए घर बनवाने के लिए किसी को बुला रहे हैं तो आप ऐसे किसी को तो बुला नहीं सकते हैं, उसके लिए आप योग्यता देखेंगे। एक भर्ती टाइप की करेंगे ना कि भाई इन्होंने वो घर बना रखा है, अच्छा बनाया है, तो चलो अब इनको जो है हम रखेंगे। तो ये एक भर्ती पद्धति भी होती है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, चौथा यहाँ पे बताया गया है कि पदों का संस्तरण होता है। क्या होता है? पदों का संस्तरण होता है। हर आदमी के एक अलग अलग पद होता है। मिस्त्री अलग होता है, लेबर अलग होता है, टीचर अलग होता है, प्यून अलग होता है। इस प्रकार से जो है अलग अलग सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए, पांचवा बताया गया है लिखित दस्तावेज फाइलों द्वारा कार्य होता है। ठीक है, लिखित दस्तावेजों और फाइलों द्वारा क्या किया जाता है? कार्य आपका किया जाता है, जो कुछ भी होता है। ठीक है, चलिए, छठा यहाँ पे बताया गया है कि प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। आपको पहले ट्रेनिंग पे ले जाया जाता है ना, तो उसी को हम कह देते हैं प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड किया जाएगा कि आप कहीं पे छोटी मोटी जो जो गलतियां आप करना चाहते हो तो वो नहीं हो आपसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखा जाता है। सातवां बताया गया है पदों के एकाधिकार का अभाव है। क्या? पदों का एकाधिकार नहीं होता है कि आप एक बार पद पे बैठ गए तो आप ही बैठे रहेंगे। अगर आप वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आपको हटाया भी जा सकता है। तो ये नॉर्मल सी बात होती है। पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किन्हीं 5 पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले उत्तर में लिखेंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय फ्रांस के दार्शनिक अगस्त काम्टे को है। किसको है? अगस्त काम्टे को है। ठीक है, किसके बारे में? समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। इन्होंने सन 1838 में इस नवीन विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया। कब दिया था? तो आप ध्यान में रखिएगा, 1838 को जो है इन्होंने इस विज्ञान को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? समाजशास्त्र नाम दिया। ठीक है, आगे आप लिखेंगे तब से समाजशास्त्र का निरंतर
निरंतर विकास होता रहा, ठीक है, लोग नए नए लोग जुड़ते रहे और इनका जो है विकास भी होता रहा, डेवलप होता रहा। प्रमुख 5 नाम समाजशास्त्री निम्नलिखित हैं। पहला आपके अगस्त काम्टे स्वयं आ ही जाते हैं। दूसरे आपके हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं। तीसरे आपके इमाइल दुर्खीम जी हैं, ठीक है। चौथे आपके बिलफ्रेडो हैं, विल्फ्रेडो पेरेटो हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवें आपके मैक्स वेबर जी आ जाते हैं। तो ये आपके 5 नाम यहाँ पे पूछे गए थे, 5 नाम आराम से आप बता दीजिएगा। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामूहिक प्रतिनिधान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामूहिक प्रतिनिधान से दुर्खीम का क्या आशय है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सामूहिक चेतना या मन से उत्पन्न विचार या अभिव्यक्ति को दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान कहा है। क्या कहा है? सामूहिक प्रतिनिधान कहा है। किसने कहा है? दुर्खीम ने कहा है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे सामूहिक चेतना का सिद्धांत ही सामूहिक प्रतिनिधान का स्रोत है, ठीक है। फिर आगे आप लिखेंगे व्यक्तिगत चेतना की अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप लोगों के मन में जिन विचारों या व्यवहारों के प्रति भावनात्मक लगाव और मानसिक स्वीकृति उत्पन्न हो जाती है, वे विचार या व्यवहार सामाजिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान को सभी व्यक्ति बिना किसी विरोध व शंका के स्वीकार करते हैं। धार्मिक विश्वास, अनुष्ठान, संस्कार, समय, स्थान आदि सभी सामूहिक प्रतिनिधान हैं, ठीक है। ये सभी चीजें क्या हैं? आपके सामूहिक प्रतिनिधान हैं, ठीक है। चलिए आगे आप लिखेंगे क्योंकि इनकी उत्पत्ति सामूहिक चेतना से हुई है। किससे हुई है? सामूहिक चेतना से हुई है इनकी उत्पत्ति, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये छठा नंबर भी आपका क्लियर हो गया होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि धर्म के संबंध में दुर्खीम के टोटमवाद को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। धर्म के संबंध में जो टोटमवाद आया था दुर्खीम का, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दुर्खीम ने टोटमवाद को धर्म का प्रारंभिक रूप माना है। क्या माना है? धर्म का प्रारंभिक रूप माना है। किसने माना है? दुर्खीम ने माना है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में टोटम का अध्ययन कर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया में एक अरुंटा नाम की जनजाति थी, वहाँ पे उन्होंने टोटम, वहाँ पे जा कर के उनके लोगों के बीचों में जो है वहाँ से टोटम के बारे में अध्ययन किया और वहाँ से इन्होंने बताया कि धर्म की उत्पत्ति ऐसे होती है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे टोटम को स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने लिखा है कि टोटम एक नाम भी है। क्या है? टोटम एक नाम भी है, यह एक प्रतीक या चिन्ह भी है। कैसा है? एक नाम भी है, एक प्रतीक भी है और एक चिन्ह भी है, ठीक है, टोटम। चलिए, दुर्खीम के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया भी है कि टोटमवाद नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का वह समूह है जिनके द्वारा समाज, पशु, पौधे तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित होता है, ठीक है। कौन कहते हैं? आपके दुर्खीम जी कहते हैं। फिर आगे लिखते भी हैं कि टोटम से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं, विश्वासों एवं संगठनों को ही टोटमवाद कहा जाता है। कौन कहते हैं? आपके तो दुर्खीम महोदय कहते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, आठवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वर्ग संघर्ष के आधार बताइए। वर्ग संघर्ष के कौन से आधार हैं, आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पूंजीपति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पूंजीपति और श्रमिक वर्गों अथवा शोषक और शोषित अथवा मालिक और मजदूरों में होने वाले संघर्ष वर्ग संघर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ग संघर्ष कहलाते हैं। वर्ग संघर्ष के प्रमुख आधार हैं, ठीक है। जैसे कि आप वर्ग संघर्ष के बारे में अगर नॉर्मल शब्दों में जानना चाहें तो एक मालिक होता है, एक नौकर होता है, ठीक है। तो नौकर कह रहा है कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, मालिक कह रहा है कि नहीं, अभी हम घाटे में चल रहे हैं, अभी हम नहीं कर सकते हैं और आपकी सैलरी हम काटेंगे भी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये संघर्ष चल रहे हैं, वो बैठ गए कि हम काम ही नहीं करेंगे, ना काम होने देंगे, फैक्ट्री बंद कर दी। तो ये सारे प्रकार के जो संघर्ष होते हैं वही आपके वर्ग संघर्ष कहलाते हैं। अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो पहला आधार आपका बताया गया वो बताया गया है कि वर्ग संघर्ष नवीन परिवर्तनों को जन्म देता है। क्या करता है? नवीन परिवर्तनों को जन्म देता है। कई सारे जो आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो वर्ग संघर्ष के कारण ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा बताया गया है कि वर्ग संघर्ष उत्पादन प्रणाली से संबंधित है। किससे है? उत्पादन प्रणाली से संबंधित है, जो नए वर्गों की उत्पत्ति का आधार बनता है। क्या होता है? नए वर्गों की उत्पत्ति का आधार बनता है, ठीक है। तीसरा
आधार आपका जो बताया गया वो बताया गया है कि भौतिक आविष्कार वर्ग संघर्ष का आधार है। जो भौतिक आविष्कार आपके हो रहे हैं वो वर्ग संघर्ष के एक आधार बन जाते हैं, क्योंकि भौतिक आविष्कार जैसे मशीनें नई नई आ रही हैं तो वहाँ पे लोग कम लग रहे हैं। अब जो लोग कम लग रहे हैं, पहले से 20 साल से जो आपके यहाँ काम करता आ रहा है और आप एक मशीन आ जाने के कारण उसको निकाल दे रहे हो, तो वहाँ पे तो दिक्कत आएगी ही, क्योंकि वो 25 साल से आपके यहाँ पे काम कर रहा था। तो जो ये भौतिक आविष्कार नए नए हो रहे हैं, ये भी आपके एक वर्ग संघर्ष के आधार बन जाते हैं। ठीक है। चौथा बताया गया है कि शोषक वर्ग द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था में अस्थायित्व नहीं होता। ठीक है। तो ये आपका चौथा आधार हो जाता है। पांचवा आधार आपका हो जाता है बढ़ता हुआ वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देता है। मतलब कह रहे हैं कि ये जो आपके बढ़ते हुए वर्ग संघर्ष आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्रांति को जन्म देते हैं। ठीक है। छठा आपका बताया गया है कि वर्ग संघर्ष पूंजीवादी व्यवस्था का पतन करता है। क्या करता है? पूंजीवादी पतन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का पतन करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपकी वो होती है कि जहाँ पे एक आदमी ऐसा होता है जिसका पूंजी के ऊपर एकाधिकार होता है, उसके मतलब वही कमा रहा है, वही रख रहा है, तो वो जितना मन कहेगा वो अपने नौकरों को उतना ही देगा। ठीक है। तो उस प्रकार के जो नियम होते हैं उनको भंग करता है, और जो उनका अधिकार होता है, उनके यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं उनका जो अधिकार होता है उनको उतना वो मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि काम्ट के 3 स्तरों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, काम्ट के 3 स्तरों के नियम की अवधारणा क्या है, आपको यहाँ पे बतानी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि काम्ट ने चिंतन की 3 अवस्थाओं के नियम बताए हैं। ठीक है। कितने अवस्थाओं के नियम बताए हैं? 3 अवस्थाओं के नियम बताए हैं। ये है धार्मिक स्तर। ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है तात्विक स्तर, और तीसरा आपका आ जाता है प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर। ठीक है। इसमें आप लिखेंगे कि इसके अनुसार हमारी प्रमुख विचारधाराएं हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर के गुजरती हैं, और ये अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहली अवस्था यहाँ पे आपकी बताई गई है धार्मिक या काल्पनिक अवस्था। ठीक है। आप किसी भी चीज के बारे में कल्पना करते हैं या सोचते हैं, तो वो आपके धर्म से संबंधित हो या कैसी भी हो, तो उसको हम कार्मिक, काल्पनिक या फिर धार्मिक अवस्था कह देते हैं। दूसरा आपका तत्व दार्शनिक या अमूर्त अवस्था होता है। ठीक है। जिसकी कोई आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसकी भी कोई मूर्ति नहीं है, बस दिमाग में आपने एक मोटी मोटी जानकारी ले ली, तो वो आपकी अमूर्त। और तीसरा आपका प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक व्यवस्था होती है, जो आपकी रिजल्ट को शो करता है, वही आपका प्रत्यक्षवादी या फिर आप कह सकते हैं वैज्ञानिक व्यवस्था हो जाती है। ठीक है। अवस्था हो जाती है। कांट के अनुसार देखें तो उन्होंने ये भी बताया है कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास इन्हीं स्तरों से हुआ है। तो विभिन्न की जितने भी शाखाएं हैं उनका विकास इन्हीं स्तरों पे क्या किया गया है, हुआ है। ठीक है। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है समाज और सावयव। क्या मेरे प्यारे दोस्त, समाज और सावयव में क्या सामान्यताएं हैं, आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्पेंसर ने समाज और सावयव में निम्न समानताएं बताई हैं। पहली समानता उन्होंने बताया है कि शरीर की भांति समाज का उद्विकास भी सरलता से जटिलता की ओर होता है। ठीक है। कौन बताते हैं आपके? तो ये आपके स्पेंसर महोदय बताते हैं। ठीक है। वो बताते हैं जैसे शरीर होती है ना, कि एक पहले सरल रूप में, मतलब एक छोटे से बच्चे के रूप में आती है, फिर धीरे धीरे जटिल होती जाती है, कि कोई मोटा हो जाता है, कोई काला हो जाता है, कोई कैसे भी हो जाता है। तो उस प्रकार से जटिलता की ओर, वैसे ही समाज का उद्विकास भी होता है। पहले सरलता से शुरू होता है, एक आदमी से शुरू हुआ, छोटा सा परिवार बना, फिर समाज में आते हैं तो और कष्ट बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े राष्ट्र बन जाते हैं तो और कष्ट बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही होता है। दूसरा बताया गया है समाज और शरीर दोनों का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से हुआ है। किससे हुआ है? छोटी छोटी इकाइयों से हुआ है। हाथ, पैर, आंख, नाक को मिला के शरीर का निर्माण होता है, और ठीक उसी प्रकार से परिवार, लोगों को मिलाकर परिवार बनते हैं, परिवार को मिला के समाज बन जाता है। ठीक है। चलिए, तीसरा यहाँ पे बताया गया है दोनों की संरचना एक निश्चित निश्चिताई पाई जाती है। ठीक है। कैसे पाई जाती है? निश्चितता पाई जाती है, मतलब एक निश्चित ढांचा होता है इनका, उसी प्रकार से होती है। चौथा बताया गया है कि दोनों का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। कैसे हुआ है? निश्चित क्रम में हुआ है। पांचवा बताया गया है, क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त? समानता। ये बताया गया है कि दोनों में प्रत्येक अंग का एक निश्चित कार्य होता है। जैसे हाथ का एक अलग कार्य होता है, आंख का एक अलग कार्य, आंख केवल देख ही सकती है, कान केवल सुन ही सकता है। शरीर की भांति समाज भी श्रम विभाजन एवं
विशेषीकरण में पाया जाता है। ठीक है, तो समाज में भी जितने भी इसके अंग होते हैं उनके सभी के काम अलग अलग ही होते हैं। छठा बताया गया है कि सावयव एवं शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे आपने आंख से देखा, अब आपको कोई चीज खाने का मन कर रहा है तो उसमें मुंह का सहारा लगेगा, हाथ का सहारा लगेगा। ठीक इसी प्रकार से समाज भी है कि आप समाज के एक अंग से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। समाज के सभी अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे के सहारे के बिना आप जो है समाज नहीं चला सकते हैं। सातवां नंबर यहाँ पे बताया गया है समानता। क्या बताई गई है कि समाज एवं शरीर दोनों के संचालन एवं नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रणालियां और प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आठवां बताया गया है जिस प्रकार शरीर का विनाश होता है उसी प्रकार समाज का भी एक निश्चित समय में नष्ट किया हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एक निश्चित समय में समाज भी नष्ट हो जाता है। जैसे शरीर रुग्ण रुग्ण और स्वस्थ होता है वैसे ही समाज भी रुग्ण और स्वस्थ होता है। ठीक है, चलिए 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है विज्ञानों का वर्गीकरण आपको करना है। विज्ञानों का वर्गीकरण क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो कांट ने विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए दो सिद्धांतों का उल्लेख किया है। पहला सिद्धांत बताया है कि निर्भरता का वृद्धि कम तथा, ठीक है, क्या बता रहे हैं कि पहले निर्भरता का वृद्धि कम, दूसरा बताते हैं घटती हुई सामान्यता तथा बढ़ती हुई जटिलता। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे दो सिद्धांत बताते हैं वर्गीकरण के। इसमें आप लिखेंगे उपयुक्त दोनों सिद्धांतों के आधार पर समस्त विज्ञानों को एक संरचनात्मक कर्म में निम्न प्रकार से रखा गया है। ठीक है, पहला बताया गया है गणित, दूसरा आपका बताया गया है खगोल शास्त्र, तीसरा भौतिक शास्त्र, चौथा रसायन शास्त्र, पांचवा प्राणी शास्त्र और छठा आपका समाज शास्त्र। ठीक है, चलिए आगे आप लिखेंगे कांट ने बाद में चलकर नीति शास्त्र को भी वर्गीकरण के सबसे अंत में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक और भी जोड़ लेंगे नीति शास्त्र, इसको 7 नंबर पे जो है क्या किया गया था, जोड़ा गया था। चलिए 12वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है यांत्रिक एकता। क्या मेरे प्यारे दोस्त, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता के मध्य अंतर आपको यहाँ पे बताने हैं। तो प्रश्न आपका, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि यांत्रिक एकता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता में प्रमुख 5 अंतर निम्नलिखित हैं। पहला बताया गया है यांत्रिक एकता व्यक्ति को सीधे समाज से जोड़ देती है, जबकि सावयवी एकता सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज के अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। ठीक है, दूसरा बताया गया है यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप से प्रकट होती है, जबकि सावयवी एकता में कार्यों की भिन्नता एवं विशेषीकरण पाया जाता है। ठीक है, तीसरा आपको लिखना होगा यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता से है। दूसरा आपको लिखना होगा तो सावयवी एकता का आधार भिन्नता और विशिष्टता से है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे चौथे नंबर पे कि यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति, क्या यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है, जबकि सावयवी एकता की प्रतिकारी कानूनों में होती है। किस में होती है, कानूनों में होती है। और पांचवा नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है, पांचवा नंबर दिया गया है कि यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है, तो सावयवी एकता व्यक्तिगता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर बल देती है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समाज के सावयवी सिद्धांत, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समाज के सावयवी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे सा में बीच में लाइन नहीं खींची गई, खींच देते हैं। स्पेंसर के अनुसार समाज एक सावयव की भांति है। किसकी भांति है, सावयव मतलब शरीर के भांति है। इसकी रचना और कार्य भी शरीर की भांति ही है। कैसे है, शरीर के भांति है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा समाज के सावयव सिद्धांत का उल्लेख स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे स्पेंसर की मान्यता थी कि यदि हम समाज को अच्छी तरह से समझना चाहें तो उसकी तुलना शरीर से करके ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अपने शरीर से अगर हम तुलना करें तो समाज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट भी किया है, बताते हैं कि शरीर की छोटी इकाई कोशिका है और समाज की छोटी इकाई कौन सी हो जाती है, आपका परिवार बन जाता है। दूसरा उन्होंने बताया है दोनों का उत्विकास प्रक्रिया एक जैसी है, मतलब कह रहे हैं दोनों का जो विकास होता है उत्विकास होता है और जो प्रक्रिया होती है एक ही जैसी होती है। ठीक है, तीसरा नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों की संरचना, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दोनों की संरचना
में सुनिश्चितता है। कैसी है? सुनिश्चितता है, मतलब कि उनकी रचना कैसी होगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक वहाँ पे रचना संरचना मतलब बताई गई, सुनिश्चितता बताई गई है कि ऐसा ही होगा। ठीक है। चौथा यहाँ पे बताया गया है कि दोनों का उत्विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है, मतलब इनका एक क्रम होता है। दूसरे तरीके से नहीं कि मतलब शरीर दूसरे तरीके से विकसित हो रही, समाज दूसरे तरीके, एक एक क्रम होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये डेवलप होते हैं। पांचवा नंबर लिखेंगे, शरीर और समाज के प्रत्यक्ष अंगों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे शरीर और समाज दोनों के जो प्रत्येक अंग होते हैं उनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। छठा नंबर आप लिखेंगे, शरीर और समाज दोनों के सभी अंग परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? शरीर और समाज के दोनों लोगों के अपने जितने भी अंग होते हैं वो सभी अंतर संबंधित होते हैं। सातवां आप लिखेंगे, दोनों ही समय के साथ रुग्ण होते हैं और नष्ट होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? समय के साथ रुग्ण हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तार्किक एवं अतार्किक क्रियाएं पैरेटो, ठीक है, क्या है आपको यहाँ पे बतानी है। तो आप पहले डालेंगे तार्किक क्रियाएं, यहाँ पे आप लिखेंगे तार्किक क्रियाएं ये वह हैं जिनमें तार्किक आधार पर साध्य और साधन के बीच सामंजस्य स्थापित होता है तथा इनका आधार अनुभव, तर्क तथा प्रयोग होता है। ये क्रियाएं अनुभव सिद्ध होने के कारण वास्तविक और प्रमाणिक मानी जाती हैं। क्यों होने मानी जाती हैं? अनुभव सिद्ध होने के कारण ये जो है क्या होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविक और प्रमाणिक मानी जाती हैं। अब लिखेंगे अतार्किक क्रियाएं, इसमें आप लिखेंगे पैरेटो के अनुसार वे क्रियाएं जिसमें साधक और साध्यों के बीच सामंजस्य नहीं पाया जाता है अतार्किक क्रियाएं कहलाती हैं। ये भावना एवं अनुमान पर आधारित होती हैं। ठीक है। अतः इनका औचित्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इनका औचित्य अवलोकन परीक्षण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इनका औचित्य अवलोकन परीक्षण और प्रयोग के द्वारा संभव नहीं है। ठीक है। आगे आप लिखें, अतः ये विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आती हैं। कौन नहीं आती हैं? अतार्किक क्रियाएं आपकी। चलिए, 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पैरेटो के अवशेषों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पैरेटो के ऐसे अवशेषों विशिष्ट चालकों की विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि अवशेषों, या जिसे हम विशिष्ट चालक के नाम से जानते हैं, ये अस्थायी चालक हैं जो मानवीय क्रियाओं को निर्धारित, संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? निर्धारित भी करते हैं, संचालित मतलब उनको चलाते भी हैं, और नियंत्रित मतलब उनके ऊपर अपना कंट्रोल भी रखते हैं। ठीक है। ये अवशेष या विशिष्ट चालक ना तो मूल प्रवृत्ति हैं और ना भावना ही है। ठीक है। ये ना तो मूल प्रवृत्ति होते हैं और ना ही ये भावना होते हैं, वरन यह मूल प्रवृत्ति और भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं। क्या है? मूल प्रवृत्ति और भावनाओं की क्या है? दोनों की अभिव्यक्ति हैं। उसी प्रकार अवशेष भी मूल प्रवृत्ति और भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं। ठीक है। फिर आगे आप लिखेंगे, अवशेषों की प्रमुख 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता बताई गई है कि अवशेष अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? अवशेष अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होते हैं। दूसरा आप लिखेंगे, ये स्वयं मूल प्रवृत्तियां भावना ना होकर के उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। ठीक है। ये क्या? स्वयं मूल प्रवृत्तियां भावना ना होकर के उनकी क्या होते हैं? अभिव्यक्ति होते हैं। ठीक है। और तीसरा और आखिरी यहाँ पे बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया गया है कि अवशेषों में ना तो तार्किक तत्व होते हैं और ना ही उनकी तार्किक आधार पर व्याख्या की जा सकती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।